हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से इस्तकबाल है अपने प्रवार के यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज टिप्स पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं इकाई 2। तो इकाई 2 में जो कि पार्ट है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। ठीक है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें हम लोग को अध्ययन करने वाले हैं बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। तो हम सभी ने बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो हम सभी पिछले वाले इकाई में यानी फर्स्ट इकाई में हम लोग जान चुके हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या है एवं प्रबंधन क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन क्या है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और सुखाड़ को पढ़ने से पहले हम लोग प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः अंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः अंग कौन है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग है। ठीक है, वो कौन कौन से प्राकृतिक आपदा के कितने मुख्यतः अंग है? 4 अंग है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बोर्ड परीक्षा में कि प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः कितने अंग है। तो प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग है। वो कौन कौन से है तो आप स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, तो पहला जो कि इसमें है प्राकृतिक आपदा का मुख्यतः अंग है बाढ़ है। ठीक है, बाढ़ है। और दूसरा जो कि है वो क्या है? सुखाड़। दूसरा जो कि इसका अंग है वो क्या है? सुखाड़। ठीक है, और तीसरा जो कि है वो भूकंप है। और चौथा जो कि है हमारा वो सुनामी है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इसके दो गो के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। 2 गो के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, बाढ़ और सुखाड़, जो कि दोनों प्राकृतिक आपदा हैं। और प्राकृतिक आपदा के हम प्राकृतिक आपदा में हम लोग दोनों को उस उदाहरण में लिखाए थे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करना है कि बाढ़ क्या होता है, ठीक है, और सुखाड़ क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल से अध्ययन करना है। तो हम लोग जान गए कि बाढ़ और सुखाड़ ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, और प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः कितने अंग है? तो प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? बाढ़ है पहला नंबर, दूसरा नंबर सुखाड़, और तीसरा नंबर भूकंप, और चौथा नंबर सुनामी। ठीक है, तो जो कि हम लोग दूसरा इकाई में केवल बाढ़ और सुखाड़ के पढ़ेंगे। और तीसरा जो कि इकाई है तो उसमें हम लोग भूकंप और ये दोनों चैप्टर से जो कि मैट्रिक परीक्षा होती है, एकदम जो कि वो मैट्रिक परीक्षा होती है, इससे दोनों चैप्टर से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। यानी ये दोनों जो चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में बाढ़ और सुखाड़, और इसका अगला चैप्टर जो कि इकाई 3 आएगा वो भूकंप और सुनामी, ये दोनों से मिलाकर 8 या 10 नंबर का 8 या 8 नंबर का, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके ही ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसके ही सब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः कितने अंग हैं। तो प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग हैं। ठीक है, सबसे पहले बाढ़, दूसरा पहले सुखाड़, तीसरा जो कि है हमारा भूकंप, और चौथा सुनामी। ठीक है, तो इसके अलावा भी प्राकृतिक आपदा के अन्य अंग है। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि सर प्राकृतिक आपदा जैसे में तो चक्रवात भी तो प्राकृतिक आपदा है, तो क्या इसका अंग नहीं है? यह भी चक्रवात हो गया। भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन, हिमस्खलन, क्या ये प्राकृतिक आपदा के अंग नहीं है? तो ये प्राकृतिक आपदा की, ये तीनों जो की है, चक्रवात हो जाएगा, भूकंप, भूस्खलन हो जाएगा, हिमस्खलन हो जाएगा, यह भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग है। लेकिन इसके प्रभाव क्या होते हैं? जो कि ये 4 को है, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, इसके जो कि प्रभाव होते हैं अति विनाशकारी होते हैं। और जबकि इसके प्रभाव जो कि होते हैं इसके तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। इसलिए इसको जो है, इसलिए मुख्य अंग में इसको नहीं रखा गया है। तो अब हम लोग जान गए कि प्राकृतिक आपदा के कितने अंग हैं। तो प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग हैं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी। ठीक है, इसके अलावा जो कि है चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग है। ठीक है, लेकिन इसके जो कि प्रभाव होते हैं वो काफी कम होते हैं, और अंग है ये काफी खतरनाक होते हैं। ठीक है, जब आएंगे तो बहुत से जान माल की क्षति होगी, पशु और फसल के नुकसान होगा। ठीक है, इसके आने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। और तो यहाँ पे टॉपिक नहीं, यहाँ पे तीर का निशान देकर नोट करेंगे हम लोग कि प्राकृतिक आपदा का मुख्यतः अंग। तो प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पोस्ट करके ऐड कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, आप भी इसको लिखिए। तो अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं अपने कॉपी में कि प्राकृतिक आपदा का मुख्यतः अंग, जो कि हमारा टॉपिक है। तो अब हम लोग यहां से लिखेंगे प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग है। वो कौन कौन से हैं? बाढ़, सुखाड़, सुनामी,
भूकंप, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अतिरिक्त भी ये चारों के अतिरिक्त ये चारों के जो कि प्रभाव होते हैं अति विनाशकारी होते हैं। जब ये आते हैं तो बहुत से जान माल की क्षति होता है। और जब लेकिन इसके अतिरिक्त चक्रवात हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, ये सब जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जैसे ठीक है पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर सब में होता है, ठीक है। भूस्खलन हिमस्खलन भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग है। ऐसा नहीं है कि ये मानव जनित आपदा के अंग है, ये भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग है। लेकिन इसके प्रभाव जो कि होते हैं, जो कि उपरोक्त चारों से यानी जो कि है बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी, इसके अतिरिक्त कम होते हैं, ठीक है। इसके तुलना में कम होते हैं, इसलिए इसको मुख्य अंग में नहीं रखा गया है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग बढ़ते हैं अपने बाढ़ और सुखाड़ के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले बाढ़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो सबसे जानते हैं कि हमारा जो कि देश है, एक तरफ सुखाड़ की स्थिति है, हमारे देश में एक तरफ सुखाड़ की स्थिति है तो एक तरफ बाढ़ की स्थिति है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक तरफ सुखाड़ की स्थिति है तो एक तरफ बाढ़ की स्थिति है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका संबंध आखिर किससे है? तो इसका संबंध वर्षा से है, ठीक है। इसका संबंध जो कि है वर्षा से है कि हमारे जो देश है एक तरफ जो कि है सुखाड़ स्थिति है और दूसरे तरफ जो कि है बाढ़ है, ठीक है। तो इसका संबंध जो कि है, जो कि बाढ़ और सुखाड़ जो कि दो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो इसका संबंध जो कि है वो किससे है? जो कि है मानसूनी वर्षा से है। किससे? मानसूनी वर्षा से है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बाढ़ और सुखाड़ का संबंध किससे है, ठीक है। तो दे देगा ऑब्जेक्टिव में, दे देगा और पूछ देगा कि बाढ़ और सुखाड़ का संबंध किससे है। तो आपको याद होगा तो आप मारिएगा वर्षा, ठीक है। तो इसका संबंध जो कि है वर्षा से है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर बाढ़ क्या होता है, ठीक है। तो जब मानसूनी वर्षा देखते होंगे आपने देहाती क्षेत्र में, जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है तो देखते होंगे कि नदी नाला जितने भी सब खंड है सब भर जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो कि बड़े बड़े जहाँ पे क्षेत्र है, जैसे बड़े बड़े नदियां हैं, वो क्या होती है अपने औसत उसके जल प्रवाह है, उस जो कि औसत जल से प्रवाह कर रही है, वो औसत प्रवाह से अपने ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी है, ठीक है, ये नदी कोई प्रवाह कर रहा है, यहाँ पे इसका तटबंध है, ये इसका तटबंध है, ठीक है। और मानसूनी वर्षा हुई है, ठीक है। तो इसका जो कि औसत प्रवाह है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ये ब्रिज है, ठीक है। और ब्रिज है तो इसमें क्या खंभा होगा, ठीक है, खंभा होगा। और खंभा में जो कि है यहाँ पे सब लिखा रहता है कि कितने प्रवाह से बढ़ा, कितना खतरनाक है, खतरनाक जोन में चल रही है नदी या उससे अपने औसत में बढ़ रही है। तो यहाँ पे होता है इसका औसत प्रवाह। किसी नदी का जल प्रवाह औसत प्रवाह से ऊपर उठकर, यानी औसत प्रवाह मान लीजिए औसत प्रवाह है, ठीक है, और उससे ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। इससे ऊपर उठेगी तो ये मान लीजिए क्या है, पुल है तो ये पुल जो कि होता है, ब्रिज जो कि होता है वो क्या थोड़ा ऊंचा होता है, और जो मान लीजिए पुले है ईटा का तो थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगी, वो अपने तटबंध को तोड़कर, तो इसी घटना को हम लोग बाढ़ कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि बाढ़ किसे कहते हैं। तो हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर जब बहने लगती है तो आसपास के क्षेत्रों को डुबो देती है। इस घटना को हम लोग बाढ़ कहते हैं, ठीक है। तो बाढ़ समझ में आ गया, बाढ़ किसे कहते हैं। अर्थात आप ऐसे भी बोल सकते हैं अथवा में, जब मानसूनी वर्षा जिस साल मानसूनी वर्षा अधिक होती है, जिस साल मानसूनी वर्षा अधिक होती है, तो उस साल जो कि है नदियों का जल स्तर में उफान आ जाता है। उफान यानी बहुत स्पीड आ जाती है, उफान आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने आसपास के तटीय क्षेत्र जिसकी उसका तटबंध है उसको तोड़ देता है और तोड़ के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, आसपास क्षेत्रों को डुबा देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग बाढ़ क्लियर कर चुके होंगे कि बाढ़ क्या है। तो अब हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है।
तो आप लोग अब नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तीर के निशान में नोट कीजिएगा। तीर के निशान में, तीर के निशान देकर यही नोट करना है कि हम सभी जानते हैं कि अपने देश के किसी भाग में बाढ़ की स्थिति है तो किसी भाग में सुखाड़ की स्थिति है, जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध मानसूनी वर्षा से है। तो यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है बाढ़ और सुखाड़ का संबंध किससे है? तो मानसूनी वर्षा से बाढ़ क्या है, तो इसको बाढ़ को लिख लीजिए। तो बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी नदी का जल स्तर, यानी किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों को डुबो देता है। इस घटना को हम लोग बाढ़ कहते हैं। इस घटना को बाढ़ कहा जाता है, ठीक है। और आप बाढ़ कहते हैं, ठीक है। तो अथवा में भी उसको लिख लिया जाए हम लोग, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा अथवा में जो ये परिभाषा है कि जब मानसूनी वर्षा अधिक होती है तो नदियों का जल स्तर में उफान आ जाता है, यानी जो बोलते हैं ना कि उफान आ गया, ठीक है, बोलने लगता है पूरे नदियों का जल स्तर, ठीक है। तो जल स्तर में उफान आ जाता है, तो जिससे क्या होता है, तटबंध को तोड़ देगा, यानी अपने औसत प्रवाह से जब बह है तटबंध को तोड़ देगा, और जिससे क्या होगा, और जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। इसे ही बाढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि बाढ़ क्या है। और तो अगला जो इसमें हम लोग समझने वाले हैं, जो कि कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये हर साल बिहार में बाढ़ लाती रहती है, ठीक वैसे ही 2008 में क्या हुआ था, 2008 में इतने भयानक बाढ़ आए थे जिससे बहुत लोगों की जान गई थी बाढ़ में, और बहुत से वस्तु, बहुत से चीज प्रभावित हुए थे, ठीक है। ये बहुत विनाशकारी बाढ़ था 2008 वाला, ठीक है। और 2008 में क्या हुआ था, 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुशवाहा के पास तटबंध के टूटने से कोसी नदी की धारा ही बदल गई थी और बदल दी, ठीक है। तो और नोट में इसके बाद यही लिखेंगे, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि कोसी नदी जो कि है यहाँ पे हर साल बाढ़ यहाँ पे आती है और हर साल यहाँ पे बाढ़ लाती है, इसलिए उत्तरी बिहार जो कि है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिणी बिहार में हर साल सुखाड़ होता है, ये सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिहार में हर साल बाढ़ लाती है, ठीक है, जिससे लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है, ठीक है। लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट होती है, जिसे शोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक या शोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ को लाती है, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो लेक्चर में आई होप आप लोग इसमें के सारा पॉइंट समझ गए होंगे और अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।